हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिग डीपर में। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो व्यवस्था जो है क्लास 9 से शुरू होती है। ठीक है, और एनसीईआरटी में हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 9 का वो क्या है भाई, पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो हम लोग पालमपुर गांव की कहानी में क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम यह जानने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो भी करने वाले हैं। ठीक है, और हर एक तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारे लिए इसमें नीड है, आवश्यकता है इस चैप्टर को समझने के लिए। ठीक है, हम वो सभी अप्रोच यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो पहली जो हमारी खास रिक्वायरमेंट है वो क्या, कि आपके पास एक बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी की। ठीक है, ये वाली आप एनसीईआरटी की इस बुक को ओपन कर लीजिए और साथ ही साथ हाइलाइटर का प्रयोग करते हुए जो जो पॉइंट हम हाईलाइट करने चल रहे हैं उसको आप लोग भी हाईलाइट करिएगा। और अगर हो सके तो आप एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा। ठीक है, हालांकि कोई विशेष जरूरत ना है, लेकिन आप बुक को ही आप अपना एज अ नोट बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट हाईलाइट कराने वाला हूँ जो जो भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए आप लोगों का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पालमपुर गांव की कहानी क्या है भाई। पालमपुर गांव की कहानी कोई मतलब इसमें हमें बेसिकली क्या जानना है, कोई कहानी नहीं पढ़नी है। ठीक है, कहानी नहीं पढ़नी है, हमें क्या पढ़ना है कि हमारे एग्जाम के नजरिए से हमें जरूरी क्या है यहाँ पर पढ़ना। ठीक है, हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं हम अपनी कहानी को यहाँ पर। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा भाई। यहाँ पर हमें कुछ कुछ चीज़ों पर हाईलाइट करना है, कुछ चीज़ें स्टडी करनी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर वही वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हमें जानना है वो ये जानना है भाई, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि गैर कृषि क्रियाएं किसे कहा गया है। ठीक है, गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है तो किसे कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए खेती से संबंधित। भाई किससे संबंधित, खेती से संबंधित जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, खेती से संबंधित जितनी भी चीजें उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कृषि क्रियाएं कहेंगे। ठीक है, खेती से संबंधित जितनी चीजें हैं उन्हें हम कृषि क्रियाएं कहेंगे। और खेती के बदले यानी कृषि के बदले जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं वो क्या है, गैर कृषि क्रियाएं हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम परिवहन चलाते हैं, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। ठीक है, जैसे आपको क्या पता है गांव में बेसिकली क्या होता है, जैसे गांव में कोई किसान है तो किसान होने के साथ साथ आप ध्यान देंगे कि वो अपने घर में जैसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए उसने छोटी मोटी दुकान कर रखा है, किराने की दुकान खोल रखा है ना, रिपेयरिंग की छोटी मोटी कुछ ना कुछ काम एक्स्ट्रा टाइम पर करता है। क्यों, क्योंकि उसे खेती से हमेशा इनकम नहीं हो सकती है भाई। ठीक है, अब वो खेती करेगा, उसकी जब फसल उपजेगी, फसल बेचेगा, तब जाकर उसकी मतलब कह सकते हैं इनकम होगी। और छोटे मोटे जो किसान है भाई वो बेच नहीं सकते, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर तक के लिए ही सीमित होते हैं, उतना ही उपजा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने पालमपुर गांव की कहानी में यह सीखा कि गैर कृषि क्रिया हम किसे कहेंगे भाई, तो गैर कृषि क्रियाएं हम कहेंगे ऐसी क्रियाएं जो खेती से संबंधित ना हो। ठीक है, जैसे परिवहन हो गया, दुकानदारी हो गया और लघु विनिर्माण हो गया। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्पादन का संगठन। हमारा जो अगला टॉपिक है भाई वो क्या है, उत्पादन का संगठन। तो उत्पादन का संगठन में आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि आखिर इस उत्पादन का उद्देश्य क्या है। आखिर उत्पादन का उद्देश्य क्या है भाई, सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे वो है उत्पादन का उद्देश्य क्या है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि उत्पादन का जो उद्देश्य है वो होता है ऐसी वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करना। ध्यान दीजिएगा, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, आपको ध्यान देना चाहिए भाई कि उत्पादन का उद्देश्य है ऐसी वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। ठीक है, उत्पादन का उद्देश्य क्या है, तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। ठीक है भाई, जिनकी हमें क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भाई वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, ठीक है मान लिया कि हमें क्या है, वो उत्पादन का उद्देश्य है। और उत्पादन का उद्देश्य क्या है, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, किसके लिए भाई, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीजें आवश्यक है।
वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं भाई। कितनी चीजें? 4 चीजें, ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। वो 4 चीजें कौन है तो मैं आपको बता दूं। पहली जो आवश्यकता है वो है भूमि की। पहली आवश्यकता किसकी है भाई? भूमि की। यानी हम किसी भी वस्तु और सेवा को शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए? 4 चीजें। और इन 4 चीजों में पहली आवश्यकता हमारी क्या है भाई? पहली आवश्यकता है हमारी भूमि। भाई मान लीजिए हमें कोई फैक्ट्री शुरू करना है ना, या हमें कोई दुकान ही खोलना है, तो आप कहाँ खोलोगे भाई? हवा में तो खोलोगे नहीं, ठीक है। तो हमें जो सबसे पहले जरूरत आएगी किसी भी वस्तु और सेवा को उत्पादन के लिए वो क्या है? भूमि। यानी हमारे पास पहले भूमि हो। इसीलिए आप देखते हैं कि ज्यादातर लोग अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने के लिए, दुकान वगैरह खोलने के लिए क्या करते हैं? या तो उनकी खुद की भूमि होती है या तो वो रेंट पर लेते हैं, किराए पर लेते हैं। सही बात है ना? तो किसी भी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए हमारे लिए सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत है वो क्या है? भूमि है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने तो आपको भूमि दे दिया, ठीक है, भूमि दे दिया, अब आप क्या करोगे? अरे भाई जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हो, कोई दुकान खोलना है, तो आप भाई मकान मालिक क्या कर सकता है? वो आपको सिर्फ एक कमरा दे सकता है ना। कमरे में आप जो चाहते हो दुकान खोलना उससे संबंधित वो सामान तो नहीं देगा भाई। मान लीजिए आप कॉस्मेटिक की दुकान खोलना चाहते हो, तो वो कॉस्मेटिक से संबंधित चीजों को दुकानदार तो नहीं देगा। वो ये नहीं कहेगा कि अलमारी इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए, ये चीज यहाँ लगाओ। वो किसके काम है भाई? जो दुकान खोलना चाहता है, जो ओपनर होगा वही तो करेगा ना। यानी उसकी दूसरी आवश्यकता क्या है भाई? श्रम की। उसकी दूसरी आवश्यकता क्या है भाई? श्रम की। यानी वो भूमि तो ले लेगा, उस भूमि पर उसको क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। उस भूमि पर उस जैसे आपने एक कमरा लिया हुआ तो उस कमरे को चमकाना पड़ेगा, उसमें एक मतलब आकर्षक चीजें को रखना पड़ेगा, यानी आपको श्रम करना पड़ेगा। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे जरूरी है पहली आवश्यकता हमारी क्या? भूमि। और दूसरी जो आवश्यकता है वो क्या है भाई? श्रम है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारी जो तीसरी आवश्यकता है वो क्या है भाई? 4 चीजों की आवश्यकता है वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए। पहली आवश्यकता भूमि आपको बताई गई, दूसरी आवश्यकता श्रम बताई गई। वहीं हमारी जो तीसरी आवश्यकता है वो है भौतिक पूंजी। क्या है ये भौतिक पूंजी? हम लोग बहुत ही जल्द समझने वाले हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि पहली बात तो तीसरी जो आवश्यकता है वो है भौतिक पूंजी, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि भौतिक पूंजी क्या है। पहले हम इस बात को समझते हैं। तो जो भौतिक पूंजी है इसके अंतर्गत 2 चीजें आती है, 2 पूंजियां आती हैं, ठीक है। भौतिक पूंजी के अंतर्गत कितनी पूंजी आती है? 2 पूंजी आती है। पहली पूंजी जो है स्थायी पूंजी कहलाती है, और दूसरी पूंजी जो है वो कार्यशील पूंजी कहलाती है, ठीक है भाई। क्या कहलाती है? कार्यशील पूंजी कहलाती है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर? पहली बात तो अपने एनसीईआरटी में जो बेसिकली ध्यान देने वाली बात है भौतिक पूंजी के बारे में वो ये कि भौतिक पूंजी जो है ये तय करता है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पहले हम इसको सीख लेते हैं, ठीक है भाई। देखिएगा, औजार मशीन क्या क्या है भाई? औजार मशीन भवन, अर्थात औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी कहते हैं। मैंने आपको बताया भाई कि भौतिक पूंजी जो है इसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं। पहली जो आवश्यकता है हमारी वो है स्थायी पूंजी, और जो दूसरी बात है वो है कार्यशील पूंजी। पहली आवश्यकता क्या है भाई? स्थायी पूंजी, और जो दूसरी आवश्यकता है वो है कार्यशील पूंजी, ठीक है। पहला है स्थायी पूंजी, दूसरा है कार्यशील पूंजी। और हमें क्या ध्यान देना है? ध्यान से समझिएगा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन जो है वो 4 चीजें आवश्यक हैं। क्या क्या? भूमि हो गई पहली बात, दूसरी आवश्यकता किसकी थी? श्रम की। और तीसरी आवश्यकता किसकी है? भौतिक पूंजी की। और भौतिक पूंजी में हमने आपको बताया कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत 2 पूंजियां आती हैं। पहली है स्थायी पूंजी। तो स्थायी पूंजी से आपने समझा भाई स्थायी पूंजी का मतलब क्या है? स्थायी पूंजी का ये मतलब हुआ कि भाई पहले तो हमारे पास जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास खेत है, तो खेत के लिए हमारे पास स्थायी पूंजी क्या क्या होना चाहिए भाई? खेत के लिए हमारे पास स्थायी पूंजी के लिए जैसे हमारे पास ट्रैक्टर होना चाहिए खेत जोतने के लिए। साथ ही साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? एक कह सकते हैं समरसेबल वगैरह, मतलब नल वगैरह, सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग समरसेबल अपने खेतों में लगवा लेते हैं। तो होता क्या है, वो उनकी स्थायी पूंजी हो गई ना भाई। ट्रैक्टर हमने खरीद लिया, ठीक है, और कुछ भी जो मशीनें हम खरीद रहे हैं वो हमारी क्या है? यहाँ पर स्थायी पूंजी का उदाहरण है, ठीक है।
दूसरा जो है हमारा उदाहरण वो है कार्यशील पूंजी। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है भाई, कार्यशील पूंजी, भौतिक पूंजी के ही अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। कच्चा माल तथा इन्हीं नगद पैसों को ही हम क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। कच्चा माल तथा नगद पैसों को ही, ध्यान से समझिएगा, कच्चा माल तथा नगद पैसों को ही हम क्या कहते हैं, कच्चा माल तथा नगद पैसों को ही हम कार्यशील पूंजी कहते हैं, ठीक है। तो आपको भौतिक पूंजी का मतलब समझ में आया कि भौतिक पूंजी के लिए हमें सबसे जरूरी क्या क्या है। पहली बात तो हमारे पास वो मशीनें होनी चाहिए, वो यंत्र होना चाहिए जिसकी वजह से हम जो काम करने वाले हैं। और दूसरी खास बात यह कि हमारे पास कच्चा माल और नगद पैसे होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई धंधा शुरू करने वाले हो, आप मान लेते हैं कपड़े बनाने का बिजनेस शुरू करने वाले हो, तो आपके पास धागा होना चाहिए, सूत वगैरह होने चाहिए, कॉटन वगैरह होना चाहिए, मतलब जो भी आपकी नीड है वो सब आपकी कार्यशील पूंजी। और आपको कुछ पैसे की भी जरूरत होती है, नगद पैसों की कुछ तो जरूरत होती है भाई। भाई दुकान खोलने जा रहे हैं, आप कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, जरूर पड़ेगी। तो वो सब हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आएंगे। ओके भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो चौथी आवश्यकता है वह है मानव पूंजी। चौथी आवश्यकता क्या है भाई, हमारी मानव पूंजी। अच्छा, मानव पूंजी में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी ज्ञान और उद्यम को आजकल हम क्या कहते हैं भाई, मानव पूंजी कहते हैं। इसी ज्ञान और उद्यम को हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें समझना क्या है, समझना यह है भाई कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपके पास भूमि भी हो गई, आप श्रम भी करना चाहते हैं, आपके पास श्रमिक भी है, और मान लिया आपके पास पैसे भी है, भौतिक पूंजी भी है, ठीक है। आपके पास सारे स्थायी जो पूंजी होती है, यानी आपके पास सब कुछ है, आपके पास सारी मशीनें हैं, आपके पास कच्चा माल है, नगद पैसे भी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप ध्यान दीजिएगा, अब अगर आपके पास दिमाग ही नहीं है, आप उस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास उतना ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, आपके पास बिजनेस चलाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है ना, तो आपके पास बिजनेस चलाने ज्ञान ही नहीं है, आपके पास सब कुछ है, तो क्या आप अपने बिजनेस को रन कर पाएंगे भाई, नहीं ना। इसीलिए जो हमारी सबसे जरूरत पूंजी में आएगी वो क्या है, चौथी पूंजी, और वो क्या है भाई, मानव पूंजी, ठीक है। हमारे पास मानव पूंजी होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास श्रमिक होने चाहिए ढेर सारे, और हमारे पास दिमाग होना चाहिए कि कैसे कैसे श्रमिकों से काम करवाना है, ठीक है, ठीक है भाई। तो मानव पूंजी कहा जाता है। यहाँ तक हो गया, आप लोगों को उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी में, आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्पादन के कारक हम किसको कहते हैं। तो उत्पादन के कारक हम किसको कहते हैं भाई, अभी अभी जो हम पढ़ कर आए हैं, हमने क्या पढ़ा कि किसी भी वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता है। एग्जैक्टली उन्हीं 4 चीजों को ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक कहते हैं भाई। बहुत ही सिंपल है, यानी कि भूमि, यानी कि भाई भूमि, श्रम और पूंजी को ही संयोजित करके संगठित करना ही क्या होता है, उत्पादन के कारक में आता है। तो उत्पादन, भूमि, श्रम, ये आप पॉइंट हाईलाइट कर लिए, उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है ना, जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं। जो उत्पादन होता है वो कब संगठित होता है भाई, तो आप कहेंगे उत्पादन जो है, उत्पादन कब संगठित होता है, तो आप कहेंगे उत्पादन जो है भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं, जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं भाई। क्लियर है ना, क्लियर है भाई। तो उत्पादन भाई, पूंजी में 2 पूंजी आई थी ना, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी, ठीक है। और भौतिक पूंजी में भी 2 पूंजी आई थी, कौन कौन, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, ठीक है भाई। चलिए हम लोग आगे की क्लास में बढ़ते हैं। आगे आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग वही वही चीजें पढ़ने वाले ना जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो परीक्षा में आने वाले हैं, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है ये वीडियो। और ध्यान दीजिएगा कि आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है इससे ज्यादा हटकर नहीं आने वाला इसमें। क्यों, क्योंकि एकदम जो है आपका इसमें मेन पॉइंट में सब कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर एक पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं
कि 1 हेक्टेयर जो है 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। देखिए हमें पता चल गया ना 1 हेक्टेयर क्या होता है, तो 1 हेक्टेयर जो है 100 मीटर की, 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 1 हेक्टेयर एग्जैक्टली भूमि की माप के लिए ज्यादातर हम हेक्टेयर शब्द का यूज करते हैं, हेक्टेयर इकाई का यूज करते हैं ना। यहाँ पर देखिए लिखा है भूमि मापने की मानक इकाई क्या है, हेक्टेयर है। अब 2 पॉइंट हाईलाइट करिएगा, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है भाई, हेक्टेयर है। और 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 1 हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग, 1 हेक्टेयर जो है वो 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे की क्लास में हम लोग बढ़ने वाले हैं और ये जानने वाले हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है भाई वो है बहुविध फसल प्रणाली किसे कहेंगे, बहुविध फसल प्रणाली। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्या हाईलाइट करना है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को ही हम क्या कहते हैं, बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है भाई, आपसे पूछा गया बहुविध फसल प्रणाली क्या है, आपको पता होना चाहिए एक ही वर्ष में किसी भी भूमि पर, कोई एक भूमि है और उसी भूमि पर हम एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल पैदा करना चाहते हैं और इसी विधि और को ही हम क्या कहते हैं, इसी विधि या प्रणाली को ही हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, यह भूमि के किसी एक टुकड़े की उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भूमि के किसी भी टुकड़े पर उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली क्या है, तो वो है बहुविध फसल प्रणाली है। वो क्या है भाई, बहुविध फसल प्रणाली है। ठीक है भाई, चलिए हम लोग आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पर आप वेट करिएगा थोड़ा सा, एक चीज हम लोग और समझने वाले हैं ना। यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने जो जाना बहुविध फसल प्रणाली में कि एक तो एक ही वर्ष में ना, एक ही वर्ष में जो है एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका क्या है, बहुविध फसल प्रणाली है। ये तो पहला तरीका हो गया कि कोई जमीन है, कोई जमीन है और इस जमीन पर हम क्या करना चाहते हैं, अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। इस जमीन पर हम क्या करना चाहते हैं भाई, इस जमीन का हम जमीन का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए पहला तरीका क्या है भाई, बहुविध फसल प्रणाली है ना, बहुविध फसल प्रणाली है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो दूसरा तरीका है भाई वो है अधिक उपज के लिए, दूसरा तरीका है खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना। ठीक है, खेती में हम क्या करें, अगर हम उपज बढ़ाना चाहते हैं तो पहली शर्त है कि आप बहुविध फसल प्रणाली की लागू करिए, यानी आप एक ही वर्ष में ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगाने का प्रयास करिए एक ही जमीन पर। और दूसरी खास बात ये कि हम खेती में क्या कर सकते हैं, आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग कर सकते हैं भाई। आधुनिक कृषि विधियों का मतलब जैसे अब हमें क्या करना है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रासायनिक उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा हरित क्रांति शुरू हुई थी, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हरित क्रांति के द्वारा भी हम लोग आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके अपने खेतों की उपज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप हाईलाइट करिएगा कि उपज को भूमि के किसी टुकड़े में ही, ध्यान से समझिएगा, उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। ये पॉइंट आप जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा भाई। ठीक है, और सबसे जरूरी जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में हमें क्या प्राप्त होती है भाई, फसल प्राप्त होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो हरित क्रांति है भाई, ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में किसने किया था, तो आप कहिएगा हरित क्रांति की शुरुआत भारत में सी सुब्रमण्यम ने किया था, सी सुब्रमण्यम ने किया था। ठीक है भाई, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई भारत में, तो आप कहिएगा 1967 से 1960 से, ठीक है, 1966 से 67 के बीच में हुई थी। बेसिकली हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 1966 से 1967 के बीच में शुरू हुई थी। और इसके भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो भारत में श्रेय दिया जाता है भाई सी सुब्रमण्यम को दिया जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मेन पॉइंट है उसको हम लोग बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही होगा ना, बस थोड़ा सा और धैर्य धारण रखिए, बस कुछ और पॉइंट बचे हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो है क्या, ध्यान से समझिएगा, कुछ चीजें हैं जो आपको बस एज अ इंफॉर्मेशन आपको जाननी है। यहाँ पर कैसे, ध्यान दीजिएगा कि
कि पहली बात तो HYV जब हमने यूज किया, HYV के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, HYV के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में अनाज की पहले की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में क्या हुआ, अनाज पैदा होने लगा। ठीक है, अनाज पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की भी क्या थी, जरूरत हमें थी। इसलिए क्या किया गया, अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही क्या होती है, संभव थी। तो यहाँ पर ये तो कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट थे, लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर से जरूर हाईलाइट करिएगा भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी बना सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के किस राज्य ने खेती के आधुनिक तरीके का प्रयोग किया था, तो आप कहिएगा भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है भाई, इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का क्या किया था, प्रयोग किया था भाई। ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहां तक जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई। तो देखिएगा, ये सारी चीजें आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा हमारा जो टारगेट है वो वही चीजें आप लोगों को पढ़ाना जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं ना, क्यों भाई, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप लोग खुद से कर सकोगे। या अब आपको क्या करना, अब आपको मैंने जो चीजें थी वो समझा दिया, अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको ईमानदारी से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप जरूर इस पॉइंट को पढ़िएगा, रासायनिक उर्वरक क्या देते हैं, तो रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं, ध्यान से देखिएगा, रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो चीज जितनी अच्छी होती है उतनी खराब भी साबित हो सकती है। लेकिन मिट्टी जो है इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वे क्या करते हैं, यानी रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं, मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को भी क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम उपजाऊ रह जाएगी। यानी अगर हम किसी जमीन पर ज्यादा बार क्या कर रहे हैं भाई, ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में उस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उपजाऊ क्षमता क्या होगी भाई, उस मिट्टी की घट जाएगी। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने इस क्लास को कंप्लीट किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को अब क्या करना है, इस वीडियो को अगेन रिवाइज करना है। ठीक है, अब आप बुक जरूर, जो जैसा जैसा हाईलाइट कराया गया बिल्कुल आप वैसा आप अपने बुक में हाईलाइट करिएगा। ठीक है, उतना आप हाईलाइट करने के पश्चात एक बढ़िया सा फेयर बना लीजिए अगर आप इच्छुक है तो। हालांकि आपको फेयर बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है और थोड़ा सा शीघ्रता से याद हो जाती है चीजें। ठीक है, हाँ भाई, तो शीघ्रता से चीजें याद भी हो जाती हैं और ये सब कुछ आपको यहाँ इधर नीचे कुछ नहीं है, सब बकवास है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जो जो इम्पोर्टेंट था वो चीजें अपने एनसीईआरटी में हमने कवर कर लिया है भाई। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने आएंगे। बस शर्त है कि आप इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।